रॉयल नेवी रिवोल्ट, सॉलिडेरिटी एमिड शार्पनिंग पोलराइजेशन। यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर जो न्यूज आई है ये आई है 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के बारे में। ठीक है, रॉयल आर जैसे शॉर्टकट में हम RINB बोलते हैं। यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया था कि इज दिस म्यूटिनी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिशर्स, एक्सप्लेन, कमेंट। तो इस हिसाब से दैट मीन्स हमारे लिए रॉयल इंडियन नेवी का जो म्यूटिनी रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। आफ्टर ऑल क्या कॉजेस थे, क्यों म्यूटिनी हुई, बड़े बड़े लीडर्स का क्या सपोर्ट हुआ, इसका आफ्टरमैथ क्या निकला, सारी चीजें स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। पहला तो इसे बोला जाता है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ऑफ 1946। ठीक है, बेसिकली ब्रिटिशर्स के खिलाफ बढ़ रहे डिससेटिस्फेक्शन के कारण ये म्यूटिनी की गई थी। ठीक है, it was the result of major dissatisfaction against the Britishers. It was like more like a turning point in the freedom struggle of India. एक तरह से जो ये म्यूटिनी थी ये एक बहुत बड़ा सिंबल था, एक पावरफुल सिंबल था जो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि इंडियंस कितनी जल्दी ब्रिटिशर्स से खुद को आजाद करना चाहते हैं। इट वॉज शोइंग द डिजायर फॉर फ्रीडम कि ना सिर्फ आवाम, ना सिर्फ आर्मी, बल्कि नेवल फोर्सेस भी, दे ऑल्सो वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अब कुछ जो उस टाइम के इंस्टेंट रीजंस क्या थे, देखो हालांकि नेवल जो फोर्सेस थी वो 1940 से ही परेशान थी, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, बट कुछ इमीडिएट रीजंस रहते हैं। पहले अपन इमीडिएट रीजन समझते हैं। पहला जो मेजर इमीडिएट रीजन था वाज द डिस्क्रिमिनेशन। नेवी में ब्रिटिशर्स ओरिजिन के भी लोग थे और इंडियन ओरिजिन के भी लोग थे, बट चाहे वो सैलरी की बात हो, चाहे डिग्निटी की बात हो, रिस्पेक्ट की बात हो, सारे क्राइटेरियाज में इंडियंस वर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी दैट वाज आल्सो नॉट सिमिलर, वर्किंग कंडीशंस भी अलग अलग थी। तो पहला रीजन था डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा मेजर रीजन वाज पुअर ट्रीटमेंट। इवन उनको ढंग का खाना तक खाने को नहीं मिलता था, इवन फूड में भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। ठीक है, थर्ड थिंग इज रेसिस्ट लीडरशिप। एक मेजर जो उनके लीडर हैं जिनका नाम हमें हमारी हिस्टोरिकल बुक्स में देखने को मिलता है, आर्थर फ्रेडरिक किंग, जो उस टाइम पे उनके चीफ रहे थे, उन्होंने नेवल फोर्सेस को इंडियन को पॉइंट आउट करते हुए कहा था कि यू गाइज आर सन ऑफ प्रिजनर्स। मतलब गलत गलत रेसिस्ट वर्ड्स को और एब्यूज किया गया था लीडर के द्वारा। ठीक है, तो इससे वी ऑल नो नेवी में, आर्मी में यंग बहुत रहते हैं, यूथ माइंड जो बहुत जल्दी ट्रिगर कर जाता है, जिनके लिए डिग्निटी, रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रहती है। बट कोई अगर रेसिस्ट लीडर उनको अब्यूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यूथ का खून खौल उठा। दे वांट कि अब हटाओ इस ब्रिटिश रूल को, कॉलोनियल रूल को खत्म करो। उसके बाद फोर्थ मेजर रीजन है इंस्पिरेशन फ्रॉम द ऑन गोइंग मूवमेंट्स। उसी टाइम पर आप समझो नेवल म्यूटिनी कब हो रही है, 1946 में, और हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। उसी समय हमारे INA के ट्रायल्स भी चल रहे थे। जो हमारे INA के नौजवान थे उनके खिलाफ ट्रायल्स भी चल रहे थे। इन सब चीजों से मोटिवेट होकर के जो नेवल सेलर्स थे उन्होंने म्यूटिनी कर दी, उन्होंने बगावत कर दी, कह सकते हैं अपन। अब ये तो थे सारे इमीडिएट कॉजेस, इमीडिएट रीजंस, बट
ये बात एक दिन की नहीं थी, कुछ चीजें बैकग्राउंड में चल रही थी कंटिन्यूअसली। सबसे बड़ा चीज देखो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आया, ब्रिटिशर्स को अंदाजा हो गया था कि वापस से वो वर्ल्ड वॉर में जाने वाले हैं। मतलब कि उन्हें एक और वर्ल्ड वॉर लड़नी पड़ेगी। और देवर फॉर श्योर कि उनके पास अपने लोग तो है नहीं, दे हैव टू यूज इंडियंस। तो उन्होंने बड़ी मात्रा में नेवी में लोगों को एम्प्लॉय किया। दैट मीन्स नेवी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया गया। कैसे? 1930s की अगर बात करोगे तो देयर वर ओनली 2000 पर्सोनेल्स, बट वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते दिस वाज इंक्रीज्ड बाय 30 टाइम्स, 15 टाइम्स। तब तक 30,000 लोग आ चुके थे, दे वर पार्ट ऑफ नेवी। अब ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, बट वर्ल्ड वॉर 2 भले ब्रिटिशर्स ने जीत ली, बट यहाँ पे मनी, पावर सबका ड्रेन हो गया। ब्रिटिशर्स के पास कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज्यादा निकल गया वॉर को जीतने के लिए। तो अब रिजल्ट क्या होगा? वो क्या करेंगे? नेवी से लोगों को कम करेंगे। वापस से जो 30,000 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय कर रखा था, उन्हें वापस से निकालने की बात चल रही थी। तो इस जैसे ही 1940 से ये खबर मिली नेवी वालों को कि अब वापस से ब्रिटिशर्स हमें नेवी से निकाल देंगे, तो वो ऑलरेडी एग्रेसिव थे, उन्हें तो बस मौके चाहिए थे। तो बाकी इमीडिएट कॉज हमने देखे, बैकग्राउंड ये था कि देवर ट्राइंग कि जो जिनको हमने एम्प्लॉय किया है, जिनको नेवी का हिस्सा बनाया है, उनको नेवी से निकाला जा रहा था। इसी की वजह से 1940 से लेकर के 1945 तक अप्रोक्स 9 टाइम्स ऑलरेडी नेवी ने रिवोल्ट किया हुआ था। छोटे छोटे अपराइजिंग्स हुए ही थे। फाइनल अगर आउटब्रेक की बात करूं, डेट याद रख लेना, 18 फरवरी 1946 को एक शिप है HMIS तलवार। इसमें इसके जो 1100 नेवल रेटिंग्स थे, दे ऑल वेंट ऑन स्ट्राइक। उन्होंने कहा हम कोई काम नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे। ये HMIS जो तलवार था, ये बॉम्बे हार्बर पर बेस्ड था। ठीक है, बॉम्बे से फिर वापस से जो ये म्यूटिनी है, रिवोल्ट है, जो इंडियन रॉयल इंडियन नेवी ने स्टार्ट की, ये अलग अलग पार्ट्स कोस्टल एरियाज में फैलने लगा। कहाँ कहाँ ये पहुंच गया? कलकत्ता, वाइजैक, कराची, इन अलग अलग रीजन्स में रिवोल्ट किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। ब्रिटिशर्स के होर्डिंग को हटाया गया, सीज कर लिया गया। इवन बॉम्बे में सबसे बड़ी बात, जो सेलर्स थे वो रोड पर आ गए थे, स्ट्रीट पर आ गए थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स की वेसल्स को सीज कर लिया था, एज वेल एज गेटवे ऑफ इंडिया पे गन रख दी थी। ताज होटल पर भी गन रख दी थी कि अगर ब्रिटिशर्स ने हमारी बात नहीं मानी तो हम अटैक कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है सिनेरियो बन रहा है, और ऐसे रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट या म्यूटिनी स्टार्ट हुई। ठीक है, अब म्यूटिनी तो हो गई। मध्यस्थता करने, मतलब कि रॉयल इंडियन नेवी को सरेंडर करने के लिए हमारे सामने आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने मेडिएशन किया और सेलर्स को कहा कि भाई आप सरेंडर कर दो, आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेलर्स ने फाइनली जब सरेंडर कर दिया, तो अप्रोक्स 500 प्लस जो सेलर्स थे उनको हटा दिया गया, और इवन फ्यूचर में भी उन्हें आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए रोक लगा दी गई। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बड़े बड़े पार्टीज थी उनका क्या रिस्पॉन्स था? क्या उन्होंने रॉयल इंडियन नेवी को सपोर्ट किया था? द आंसर इज नो। चाहे आप बात कर लो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आइदर दे नॉट सपोर्टेड और दे क्रिटिसाइज्ड। उन्होंने कहा कि भाई हम पाथ एडॉप्ट कर रहे हैं, एक पॉलिटिकली चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब
गांधी जी ने पाथवे दिया था, रोड मैप तैयार किया था 1909 में, तब से क्या डिसाइड किया गया था कि हमें पहले डोमिनियन बनना है, फिर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसके बाद हमें आजादी मिल जाएगी। बट इस तरह से अनप्लैंड तरीके से अगर कोई ग्रुप रिबेल कर रहा है, म्यूटिनी कर रहा है, तो उसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। दैट्स वाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं सपोर्ट किया। साथ के साथ मुस्लिम लीग का भी सेम रवैया रहा, उन्होंने भी या तो अपोज किया या तो अनसपोर्टिव बिहेवियर दिखाया। सिर्फ इंडिया की एक फेमस पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने इस नेवल म्यूटिनी को बहुत ही 100% से वेलकम किया, सपोर्ट किया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि इस म्यूटिनी का रिजल्ट क्या है, तो वी ऑल नो क्लीमेंट एटली को हम सब जानते हैं। जब बाद में हमें आजादी मिल गई थी 1947 के बाद, इनसे पूछा गया क्लीमेंट एटली से कि आप भारत से क्यों गए, मतलब ऐसे कौन से रीजंस थे जिसने आपको भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्लीमेंट एटली का आंसर रहा है, फर्स्ट वन इज द आर्मी का, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने रेवोल्यूशन करवाया था वो, और दूसरा रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी। ये दो मेजर इंसिडेंसेस हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया था इंडिया छोड़ने के लिए। इट इज द स्टेटमेंट सेड बाय क्लीमेंट एटली। ठीक है, बाद में जो इंग्लैंड के हेड बनते हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वी कैन जस्टिफाई, जिस तरह से मेंस में क्वेश्चन बना था कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी इज कंसीडर्ड एज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिशर्स, तो उस चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हो और अपनी कंक्लूजन में ये चीज बता सकते हो। समझ में आया? पूरी हमने हिस्ट्री समझ ली, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी से रिलेटेड कॉजेस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, किसका सपोर्ट रहा, क्यों लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और फाइनली एट द एंड कंक्लूजन। ठीक है, अगर इसका आप एक माइंड मैप देखना चाहते हो तो हियर इज द माइंड मैप। देखो, डिस्क्रिमिनेशन इन सैलरी बेनिफिट्स, ब्रिटिशर सोल्जर्स वर पेड मोर एज कंपेयर टू इंडियन सोल्जर्स, और अनपैलेटेबल फूड एंड पुअर बैरक फैसिलिटीज, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और जो बीसी दत्ता थे उन्होंने क्विट इंडिया लिख दिया था HMIS तलवार में, और वहां से ये म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद बॉम्बे की स्ट्रीट्स तक फैली, अलग अलग कोस्टल रीजन तक फैली। इवन बॉम्बे की स्ट्रीट में ऐसा हिस्टोरिकल बुक्स में देखने को मिलता है, अप्रोक्स 3 लाख सपोर्टर्स वर विद द सेलर्स, सेलर्स के साथ 3 लाख लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया था। ठीक है, उन्होंने ये भी डिमांड की थी कि जो हमारे प्रिजनर्स हैं, जो INA ट्रायल के प्रिजनर्स हैं, उनको छोड़ दो। ठीक है, तो ये एक तरह से माइंड मैप हुआ, कॉजेज हुए और सारी चीजें आपको क्लियर हुई। एंड नाउ ट्राई टू अटेंड द क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी मेंस में पूछा जा चुका है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल एड्रेस दैट